मुझे हमेशा गर्व था अपनी बेटी पर और रहेगा। उसने कभी भी अपनी परवाह नहीं की, हमेशा ड्यूटी को पहले रखा। कितनी खुश थी वो जिस दिन वो पुलिस ऑफिसर बनी थी। निशु पापा, मेरी बेटी है पुलिस में जी। अरे तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। ये बता पोस्टिंग कौन से थाने में हुई है? अंधेरी वेस्ट, वही आसपास किराए पे कोई घर ले लूंगी। पापा, मैं बचपन में हमेशा कहती थी ना कि एक दिन विलन की खूब पिटाई करूंगी और उनको जेल में डाल दूंगी। तो आज सच में उनकी सफाई करने का वक्त आ गया। मत बैसा, जिसने भी किया ना वो बचना नहीं चाहिए। निशा मैम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे होनहार ऑफिसर्स में से थी। उनका जाना हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा धक्का है। मैं वादा करता हूं आपसे, उनके कातिल ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बाजपेयी। सच्ची कहानी लेकर मैं क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड पे आया हूं। वैसे तो पुलिस कंट्रोल रूम की डायल 100 लाइन पर दिन में काफ़ी कॉल्स आते हैं और हर तरह के अपराध रिपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि चोरियां, किडनैपिंग्स, मर्डर्स और बहुत कुछ। पर इस केस में डायल 100 पर एक ऐसा कॉल आया जिसमें कि एक पुलिस अफसर को ही गोली मारे जाने की घटना रिपोर्ट की गई। एक ऐसी होनहार और ईमानदार पुलिस अफसर जो बहुत आगे जा सकती थी, बहुत बड़े बड़े काम कर सकती थी, पर उसे वो मौका नहीं दिया गया। उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। ये केस अपने आप में एक ऐसी पहेली थी जो शायद सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती होगी, और उसका सच राज बनकर कहीं छुपा हुआ था, एक इंसान के दिमाग में। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या है मुझे? एक्सीडेंट हुआ था आपका। एक्सीडेंट? जी। कब? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? हूँ कौन मैं? नाम क्या है मेरा? क्या नाम है मेरा? सर, मैंने डॉक्टर से बात की है। सर, मैं प्रदीप सर मैं आपके साथ काम करता हूँ। सर, डॉक्टर ने कहा है कि सर पे चोट लगने की वजह से आपको रेट्रोग्रेड एमनीशिया होगी। इसका मतलब आपकी याददाश्त जा चुकी है सर। मैं कौन हूँ? आपका नाम अरविंद मुदगल है सर। आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन सर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर। हमें एक खूनी को ढूंढना है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं सर। कुछ दिन पहले पुलिस हेडक्वार्टर्स में डायल 100 पर एक फोन कॉल आया। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरे सामने वाले घर में जोर से आवाज आई है, लगता है गोली चलने की आवाज है। जी, एड्रेस लिखाइए। अंधेरी वेस्ट मोबाइल यूनिट, संपूर्ण सोसाइटी से इमरजेंसी कॉल है। हाउस नंबर 33 से गोली चलने की आवाज आई है। ये तो निशा का घर है। गाड़ी भगा। प्लीज हटिए, हटिए। निशा, 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 आर यू ओके? चलो। निशा, क्राउड को हटाओ और एम्बुलेंस पास। और उसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी याददाश्त चली गई। आप और निशा मैम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त थे,
पुलिस अकेडमी से। इनफैक्ट अकेडमी के बाद आप लोगों की पोस्टिंग एक ही साथ एक ही जगह पर हुई। दिन रात ड्यूटी करते हैं और ये चाय भी ढंग की नहीं मिलती। अब सर टपरी की चाय से और क्या उम्मीद करते हैं एक्चुअली ये देखो, इसे कहते हैं असली दोस्त। जब भी चाय की जरूरत होती है अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है, पता है? अरे भाई, इसके हाथ की चाय की बात ही कुछ अलग है। चाय के चक्कर में क्या क्या नहीं किया है इसने। जैसे कि ट्रेनिंग एकेडमी के मेस हॉल में बहुत ही बकवास चाय मिलती थी, तो ये मेरे हाथ की चाय पीने के लिए गर्ल्स हॉस्टल आता था और एक दिन पकड़ा गया। ग्राउंड के 20 चक्कर लगाए थे इसने। सर क्या क्या करते थे चाय के लिए आप? हो सकता है उस खूनी के बारे में कुछ कह रही हो। प्लीज सर याद करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर। नहीं याद आ रहा है मुझे कुछ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। आप रिलैक्स कीजिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर, मैं चाहता हूं आप इस केस में मेरा साथ दें। मैंने डॉक्टर से इजाजत ले ली है सर। आई एम श्योर इस केस की डिटेल स्टडी करते करते आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सर जिस तरह से एक इंसान साइकिल चलाना कभी नहीं भूलता, उसी तरह से एक पुलिस ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं भूलता सर। हमें निशा नाम के खूनी को ढूंढना होगा। निशा के घर का दरवाजा बंद था, लॉक भी तोड़ा नहीं गया था। क्या सबूत है कि मर्डर हुआ है? हो सकता है सुसाइड हो। सर निशा मैम के घर में किसी के शू प्रिंट्स मिले और हम सब जानते हैं कि निशा मैम ऐसी नहीं थी जो सुसाइड कमिट करे। सर एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ ये केस मैं हैंडल करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अरविंद सर मेरा साथ दें। लेकिन इससे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर तुम कहते हो कि यह आइडिया काम कर सकता है तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। हाँ, लेकिन मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है, बहुत सेंसिटिव केस है। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट एंड थैंक यू सो मच। आइए सर, आइए। सर एम्बुलेंस जाने के बाद मैंने क्राइम सीन को अच्छी तरह से स्टडी किया। ये है वो शू प्रिंट्स और सर ये है निशा मैम की पर्सनल गन जिसपे उन पर फायर किया गया था। मैम की सर्विस गन रखी हुई थी। और सर मैंने बाथरूम चेक किया था, बाथरूम गीला था। इसका मतलब जब मैम पे फायर किया गया था वो नहाकर निकली थी, उनके बाल भी गीले थे, मैंने नोटिस किया। सर मुझे लगता है जब मैम नहा रही थी उस वक्त कातिल जो है घर के अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि लॉक टूटा हुआ नहीं था। इसका मतलब उसने डुप्लीकेट की का इस्तेमाल किया होगा। सर कातिल ने ग्लव्स पहने हुए होंगे क्योंकि मैम की पर्सनल गन पे मैम ही के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मैम की सर्विस गन यहाँ सामने पड़ी हुई, आप ही ने फोन किया था ना डायल 100 पे? हाँ सर मैंने ही किया था, मैं यही सामने रहता हूँ। कुछ 6 बजे के आसपास जोर से आवाज़ आई थी। पहले पता नहीं चला कि गोली की आवाज़ है या क्या है, लेकिन जैसे मुझे कुछ गड़बड़ लगी मैंने डायल 100 पे कॉल किया। आते जाते किसी को देखा था? सर कुछ 5:30 बजे के लगभग निशा मैडम आई थी। निशा मैम के घर की चाबी और किस किस के पास है? चाबी तो अनीता के पास में रहती है, अनीता ही खाना बनाती है उनके यहाँ पे। अनीता खाना बना के कितने बजे निकली थी? सर मैडम के घर आने के कुछ ही देर बाद ही, और उनका रोज़ का खाना बनाकर मैं उसी टाइम निकलती हूँ। और हाँ सर, उस दिन जब मैं निकली तब मैडम नहाने जा रही थी। चेयरमैन साहब, सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, और ये जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर गेट के पास उसकी भी फुटेज चाहिए मुझे। एक मिनट आइए मेरे साथ। बोला था मैडम को कि ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर ज़्यादा दिन टिकते नहीं।
उस दिन बहुत हीरोगिरी दिखा रहे थे, क्या हुआ? निकल गई? सर क्या हुआ सर? सर हाँ क्या हुआ सर? अरे वो आदमी, मैं पहचानता हूँ उसे। इसका मुझसे और निशा के साथ झगड़ा हुआ था। कौन आदमी सर? अरे वो गया ना अभी मोटरसाइकिल पे। अब मुझे कुछ याद आ रहा है यार। नाम नाम याद दिया। इट्स ओके रिलैक्स। हाँ बोलो। निशा मैडम के पिछले 3 महीने की कॉल रिकॉर्ड निकाली गई। सर एक नंबर पर कई बार कॉल हुई है, फिर अचानक कुछ हफ्ते पहले से बात होना बंद हो गई। सर किसी विनोद मिश्रा नाम के वकील का नंबर है। ठीक है, उसका एड्रेस मुझे भेज दो। महेश जी एक बार और सोच लीजिए। अब तो बेटी भी चली गई आपकी। अपने भविष्य का सोचिए और सही फैसला कीजिए। साइन कर दीजिए पेपर पर। उन्हीं का फोन था ये? कोर्ट के किसी केस में निशा और मेरी मुलाकात हुई थी और हमारे बीच कुछ महीनों से रिश्ता भी था, पर मैंने कुछ हफ्ते पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। वो क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ मुझे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। दिन रात ड्यूटी पे रहती थी वो। रिश्ता तोड़ने के बावजूद आपके फोन से उनके फोन पर मिस कॉल्स आते जाते रहे, ऐसा क्यों? उसके लिए मेरी सहानुभूति थी, चिंता भी थी, इसलिए मैंने उसको कई बार फ़ोन किए पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आपके पास निशा मैम के घर की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ही? नहीं, चाबी नहीं है मेरे पास उसकी। क्या मैं आपके जूते चेक कर सकता हूँ प्लीज? गो अहेड। निशा आपके बारे में बहुत बात करती थी। अच्छे दोस्त थे ना आप? जी हाँ, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर हमें दोबारा कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको तंग करें। सर इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि जिस वक्त निशा मैम का मर्डर हुआ था ये क्या कर रहा था और कहाँ था। हाँ सर, आपको उस बाइक वाले का नाम याद आया? कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए। करीम हूं मैं, करीम। देख लूंगा तुम्हें। करीम नाम था उसका। यस करीम। सर पता करते हैं इस करीम के बारे में। हाँ सर, ये करीम लाल मटका चला था। निशा मैम ने कुछ महीनों पहले इसके यहाँ पर रेड डाली थी, सारा काम धंधा इसका चौपट करवा दिया। गुस्सा तो आया होगा इसे सर। और सर ये काफी डेंजरस आदमी है। धंधा बंद करवाएगी मेरा? हैं? धंधा बंद करवाएगी? अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। जानती है मुझको? नहीं जानती? तेरे जैसे ईमानदार ऑफिसर ना ज्यादा दिन टिकते नहीं, समझी? धमकी देगा साले को। ज्यादा हीरो बनता है ना, तुझे भी देख लूंगा। और तू तो गई। ये उठा के लेके आए सर? उठाओ। निशा मैम को धमकी दी थी ना तूने? मर्डर किया ना उनका तूने? धमकी दी थी, लेकिन क्या प्रूफ है कि मैंने मारा? प्रूफ तो हमें मिल ही जाएगा। उस दिन जब निशा मैम का मर्डर हुआ कहाँ था तू? दारू के अड्डे पे जाके पूछ लो। तेरे पंटर लोग होंगे वहीं कहीं। सर उस जूते के प्रिंट इसके किसी भी जूते से मैच नहीं हुआ। क्या हुआ? मिल गया सबूत? अब इधर ही रखोगे कि जाने भी दोगे? सर सोसाइटी के पूरे फुटेज मिल गए और सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबकी डिटेल्स आ गई है। इसे अंदर ही रखो। सर सर निशा मैम जो है 5:30 बजे पहुंचे और उसके ठीक 15 मिनट के बाद अनीता वहां से निकली। सर अब देखते हैं इन 20 मिनट में कौन आया और कौन गया। ये कहाँ जा रहा है? ये तो निशा के घर की तरफ जा रहा है।
झूठ क्यों बोला था तूने? जब गोली चली थी तो यहां गेट पर नहीं था, काफी देर तक गायब था तू। कहां था? क्या कर रहा था? बोल। जूते उतार, निकाल जूते, निकाल। ये वही जूते के निशान है जो निशान हमें निशा मैम के घर में मिले थे। देखिए, क्या कर रहा था तू निशा मैम के घर के अंदर? बोल, निशा मैम को क्यों मारा? बोल। सर, सर, सर आराम से, सर उठिए, सर उठिए, 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 आराम से, आराम से। सर, ये जो वॉचमैन लक्ष्मण है, ये पहले भी क्राइम कर चुका है, छोटे मोटे, और इसके घर से सस्ते वाले ड्रग्स भी मिले। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सर, निशा मैम को मारने का क्या मोटिव हो सकता है इसका? हो सकता है वो करीम का हाथ हो इसके पीछे, उसने अपनी गिरोह में शामिल कर लिया हो सकता है सर। अब ये बात तो लक्ष्मण ही बता सकता। अमित, लक्ष्मण की फोटो आसपास के पुलिस थाने में भिजवा दी। यस सर। और वो जो चेयरमैन ने सोसाइटी वालों के पेपर्स दिए थे, वो कहाँ है? यस सर। एक इंटरेस्टिंग बात है सर, ये अनीता है जो निशा मैम के यहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है सर दैट शी इज अ ग्रेजुएट, और ये बात मैंने कंफर्म की। फिर भी निशा मैम के यहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी, और सिर्फ निशा मैम के यहाँ ही काम करती थी, और कुछ महीनों पहले ही इसने ज्वाइन किया। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये बाई का काम क्यों कर रही थी? सर, ये तो रावत की बीवी है ना सर। कौन रावत? रावत हमारे थाने में कांस्टेबल था, आपके आने से पहले निशा मैडम के अंडर में काम कर रहा था सर। उसने सुसाइड किया था, और सर अंदर की बात यह है कि मैडम ने उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। मैडम ने बोला था या तो रिज़ाइन कर दे, वरना मैडम उसे एंटी करप्शन वालों को रिपोर्ट कर देते हैं सर। इसी शर्म की वजह से शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा। और निशा को काफी समय तक इस बात का अफसोस भी था, उसने बताया था मुझे, कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे। उसने खुद को मार लिया अरविंद, सुसाइड किया है उसने मेरी वजह से। शायद कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ इन सब में। ऐसा मत सोचो निशा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सर, ऐसा भी हो सकता है कि अनीता ने अपने पति की मौत का जिम्मेदार निशा मैम को ठहराया। सर, मोटिव बनता है सर। अनीता 5:45 बजे सोसाइटी से बाहर गई, गोली उसके बाद चली। सर, ये भी तो हो सकता है कि पड़ोसी जयेश ने गलत टाइमिंग बताई। कुछ 6 बजे के आसपास जोर से आवाज़ आई थी। सर, एक बार अनीता से पूछताछ करते हैं। हाँ। तुम्हें अपने पति की मौत का बदला लेना था, इसलिए काम वाली बनकर तुम निशा मैम के घर पे काम करने लग गई। तुम्हें पता था ना कि निशा मैम अपनी पर्सनल गन ड्रॉवर में रखती है, इसलिए साफ सफाई करते वक्त तुमने वो गन निकाली और उन पर गोली चला दी, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सच बात ये है सर कि निशा मैडम जानती थी कि मैं कौन हूँ। मुझे दूसरा कोई जॉब नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरी हेल्प की अपने यहाँ काम देकर। ये बात साबित कर सकती है? नहीं सर। जब तक का इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शहर छोड़ के मत जा। उन पेपर्स पर साइन कर दीजिए ना भैया, बेच दीजिए उस प्रॉपर्टी को। निशा कह रही थी कि वो बिल्डर सही नहीं है, उसी का कहने पर मना किया है। हाँ, लेकिन अब निशा नहीं रही भैया, और वो बिल्डर के लोग खतरनाक मालूम लग रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने उस प्रोजेक्ट के आसपास की सारी जमीन को खरीद लिया है, बस सिर्फ आपकी जमीन बाकी है। सौदा बुरा नहीं है। केस घूम रहा था, सस्पेक्ट्स बढ़ रहे थे। ऐसे पेचीदा केसेस में पुलिस पर प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और ये तो पहले ही सेंसिटिव केस था, एक पुलिस अफसर का खून जो हुआ था। पर अब तक किसी को ये नहीं पता था कि आगे जाकर और क्या क्या परतें खुलने वाली हैं, ऐसी परतें जिनसे ये केस और भी ज्यादा सेंसिटिव होने वाला था। सर, आर यू ओके?
या हम ओके। सर आप थोड़ा थोड़ा याद करिएगा कि निशा मैम ने आपको एम्बुलेंस में क्या कहा। क्या है कि अगर वो बात याद आ गई ना आपको तो वी कैन क्रैक द केस। ठीक है सर। या बोल, किसने भेजा है तुझे? क्या नाम है तेरा? बोल बोल। अरे ये कहाँ लेके आई है तू मुझे? यहाँ नहीं, वहाँ। चल। अरे देख, अभी भी तुझे बोल रहा हूँ, ऐसे मामलों में मत पड़। अरविंद, बात इंसाफ की है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। अरे पर ना कमान, लेट्स गो, चलो। अरे सुन तो। कम ऑन। प्रदीप, मुझे कुछ याद आया है। ये जो सामने घर दिख रहा है ना, वहां पे लाई थी वो मुझे। चला चला, यही लाई थी वो मुझे। किसी से मिलाना चाहती थी वो मुझे। अरे अरविंद सर, आप? निशा मैडम कहाँ है? काफी दिन हो गए, वो आई भी नहीं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। दरअसल निशा मैम का मर्डर हुआ। आप जानती हैं कि निशा मैम अरविंद सर को यहाँ पर क्यों लेके आते थे? वो अकेले ही लड़ रही थी मेरे लिए। वो तो बस इनका सपोर्ट चाहती थी। तुम्हारे लिए लड़ रही थी? मतलब? आकाश चावला बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, काफी पहुंच भी है उसकी। मैं उनकी यहाँ सफाई का काम करती थी। कुछ हफ्ते पहले उनके बेटे सर्वेश ने मेरे साथ फिर क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी उनके खिलाफ। निशा मैडम भी थी वहां पे। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो सर्वेश को किसी भी कीमत पे सजा जरूर दिलवाएगी। उन्होंने कुछ दिनों के लिए ये कमरा दिलवाया था मुझे, ताकि वो लोग मुझ तक ना पहुंच पाए। वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं उन्होंने ही निशा मैडम को तो। और निशा मैडम ने मुझे एक और बात बताई थी। उनके हाथ कोई चीज लगी है, कोई ऐसा सबूत जिसके बलबूते पे वो मुझे इंसाफ दिलवा सकती थी। शायद कोई रिकॉर्डिंग थी, पर वो रिकॉर्डिंग क्या थी ये नहीं बताया था मुझे। आपने एफआईआर कौन सी डेट पे लिखवाई थी? सर, ये रही वो एफआईआर जो फातिमा ने दर्ज करवाई थी। अब इस केस में एक नया एंगल आ गया है सर। ये एफआईआर दर्ज करने के बाद निशा मैम ने सर्वेश चावला को हवालात में बंद कर दिया था। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने पैसे पे? हाँ, एक मासूम लड़की का रेप किया तूने, पूरी जिंदगी सड़ेगा इसी जेल में। लेकिन अगले ही दिन जो है चावला के वकील ने उसे बेल पर निकाल लिया था। ये आकाश चावला काफी पावरफुल आदमी है सर। लेकिन निशा के पास जो रिकॉर्डिंग थी वो किस चीज की थी? हम निशा मैम के कंप्यूटर को चेक करते हैं, उनके ईमेल्स को चेक करते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। गुड आइडिया सर। वॉचमैन लक्ष्मण का पता चला है, पास के किसी एरिया में छुपा है। भागा क्यों था? भागा क्यों? बोल। साहब, मेरा पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था। गरीब आदमी हूँ। मुझे लगा कि आप लोग खून के इल्जाम में मुझे फंसा देंगे, तो मैं डर गया था। तो तुम्हारे जूते के निशान उस घर में क्या कर रहे थे? कि एक दिन पहले निशा मैडम ने मुझे नशा करते हुए पकड़ लिया था। वो चेयरमैन को सब कुछ बता देती, मेरी नौकरी चली जाती। तो मैं बस उनसे माफ़ी मांगने गया था। मैम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वॉचमैन और ड्यूटी पे नशा करते हो? जाओ अपना काम करो। मैं
अरे प्लीज प्लीज क्या कर रहे हो? माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। खड़े हो जाओ, उठो। एक मौका दे रही हूँ, लास्ट वार्निंग, लेकिन आज के बाद से कोई नशा नहीं। थैंक यू मैम। 20 मिनट तक क्या कर रहा था तू? कहाँ था 20 मिनट तक? साहब वो मैं पीछे नशा करने चले गया था। माफी मांगने नहीं गया था तू निशा मैम का खून करने गया था। खून नहीं कर सकता हूँ साहब, और मैं अपनी जॉब बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ। निशा मैडम को गाड़ी के बारे में मैंने बताया था। कौन सी कार? वो लाल कलर की कार जो उनका पीछा कर रही थी, जो कभी कभी बाहर पार्क भी रहती थी। मुझे लग रहा है कि उनके घर पे कोई नजर रखता था, और वो गाड़ी का नंबर भी मैंने ही लाके दिया था उनको। वो नंबर है तेरे पास? हाँ है। सर आरटीओ से उस रेड कार के बारे में पता चला है। वो कार आकाश चावला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि चावला निशा को डरा रहा था, और जब वो नहीं डरी तो उसे मरवा दिया। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि चावला सिर्फ डरा रहा हो और असल में खून लक्ष्मण करके चला गया, और लक्ष्मण हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दे रहा हो ताकि अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है। लेकिन सर हमें आकाश चावला से एक बार मिलना तो पड़ेगा। एक पुलिस ऑफिसर का पीछा करना, उसमें नजर रखना, उसे धमकी देना, और क्या क्या करवाया मिस्टर चावला? लुक ऑफिसर, आई एम अ बिजी मैन। अगर आपको कुछ सवाल जवाब करने हैं तो आप मेरे पीए से अपॉइंटमेंट लेकर आइए, और वैसे भी अपने लॉयर के बिना मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सर बहुत ही घमंडी आदमी है सर ये। एक बार वो रिकॉर्डिंग मिल जाए ना, सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं पता करता हूँ सर। हाँ, निशा मैम के कंप्यूटर से फाइल्स मिली? सर आईटी वाला डाटा निकाल ले उनके अकाउंट से, थोड़ा टाइम लगेगा। सर अभी भी पता कर रहे हैं। यस सर। दिमाग खराब हुआ है तुम लोगों का? चावला जैसे बड़े आदमी को लपेट रहे हो केस में, कोई सबूत है उसके खिलाफ? नहीं है सर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सर। कोई जरूरत नहीं है, मैंने मना किया था ना, मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए। चावला से दूर रहो और इस केस को जल्दी से जल्दी बंद करो। इज दैट क्लियर? सर ठीक किया भैया आपने। जमीन रख के क्या करते जब बेटी ही नहीं रही। सर मुझे आपको कुछ बताना है सर। अब बताइए किसने किया आपके साथ ये? मेरे पति मुझे शुरू से मारते थे, लेकिन मैं ही कमजोर थी कि मैं कुछ कह नहीं पाई, और इसकी कीमत मेरी बच्ची को चुकानी पड़ी। उस हैवान ने मेरी बच्ची को मारकर उसकी बॉडी प्लास्टिक में लपेटी और घर में छुपा दी ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और सर उसने मुझे भी धमकी दी थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। बस सर इसी डर में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और सर मुझे लगता है उस दिन निशा ने सारी आवाजें सुन ली थी, इसीलिए अगले दिन वो हमारे घर भी आई थी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए। कल यहाँ से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है मैडम। हेलो, या जिस काम शक हो गया है उसे, वापस लौटेगी वो। लगता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निशा मैडम को भी मेरे पति ने ही मारा है, क्योंकि जिस दिन निशा मैडम का मर्डर हुआ था उस दिन उसने मुझे बहुत मारा था और मार मार के कमरे में बंद कर दिया। और सर मेरे बेटी की बॉडी अभी भी घर पर ही पड़ी है। सर मैं कैसे तैसे अपनी जान बचा कर वहां से आई हूँ।
अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा है तो इंसान नहीं, हैवान है तो। जानबूझ के नहीं मारा साहब। इसकी लाश देखी है मैंने, दिल करता तुझे यहीं दफन कर दूं। निशा मैम को क्यों मारा? साहब आपको फोन तो मैंने ही किया था। अरे तो इसलिए है ताकि तुझ पर शक ना जाए। अपनी बेटी को तो तूने मारा ही है, अगर पता चल गया ना मुझे कि निशा मैम को भी तूने मारा तो लंबे के लिए जाएगा तू। सर बहुत शातिर है, मुंह नहीं खोल रहा है। मतलब एक और सस्पेक्ट, इनमें से किसने किया कैसे पता चलेगा? फिलहाल हम उस रिकॉर्डिंग को ढूंढते हैं जिसे निशा मैम ने रिकॉर्ड किया था, जिसका जिक्र फातिमा ने किया था। कहीं उन्होंने मुझे फिर से अंदर कर दिया तो? हुकुम का इक्का है मेरे पास। आपका रास्ता क्लियर करवा दिया है मैंने। निशा तो गई, मैंने पेपर्स पर भैया के साइन भी करवा लिए हैं, प्रॉपर्टी है आपकी। पर हाँ, आपने जो मुझसे वादा किया था वो पैसे मुझे दे दीजिए बस, कैश। सर हमने निशा मैम के सारे कंप्यूटर फाइल्स चेक किए, सारी ईमेल्स चेक की, लेकिन रिकॉर्डिंग कहीं नहीं मिली है वैसे। लेकिन अगर वो रिकॉर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा ने उस रिकॉर्डिंग को अपने घर में छुपा के रखा? हो सकता है। लेट्स मूव। मैम ने इसी फोटो की तरफ इशारा किया था। सर यस। चिंता मत कीजिए, निशा कुछ नहीं कर पाएगी और मैं उसे कुछ करने भी नहीं दूंगा। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, एक छोटे से रेप के लिए वो जेल जाएगा? मैं हूं ना, आप सिर्फ अमाउंट भेज दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ये क्या बकवास है? सर बकवास नहीं है, आपकी बातें चावला के साथ जो निशा मैम ने रिकॉर्ड कर ली थी। फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, आई ट्रस्ट हर सर। वो कभी गुड मॉर्निंग नायर साहब। मॉर्निंग। कुछ बात करनी थी आपसे, बाद में करें? यू कैन गो। श्योर सर, आई लीव दिस फाइल हियर सर। और इसी रिकॉर्डिंग के जरिए आप पर प्रेशर डाल रही थी कि आप चावला का साथ छोड़ दें ताकि वो अपना काम जो है ठीक से कर सके और फातिमा को इंसाफ दिला सके। Am I right? कहीं इसी की वजह से आपने निशा मैम का मर्डर तो नहीं कर दिया? What nonsense! देखिए सर, कन्फेस कर लीजिए, वरना सच तो है हमारे पास। आइए प्लीज। सर को लेके जाइए, बाकी टीम आपका इंतजार करिए। जाइए। क्या हो पापा, कोई टेंशन? अपना हुकुम का इक्का जोकर बन गया, डीएसपी नायर अरेस्ट हो गया। क्या? और वो रिकॉर्डिंग वो तुझे भी ले डूबेगी। फोन लगा लॉयर को, अब वही कोई तोड़ निकालेगा। सर ये रिकॉर्डिंग सर्वेश चावला और डीएसपी सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि सर्वेश चावला ने ही फातिमा का रेप किया। हमें इसका जल्द से जल्द फायदा उठाना चाहिए और सर्वेश चावला को सीधा अंदर ले जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हाँ विनोद बोलो। मैं सर्वेश चावला का लॉयर हूँ, फिलहाल उसी हैसियत से मैं आपके पास आया हूँ। मेरे क्लाइंट की कुछ रिकॉर्डिंग है आपके पास, मैं चाहूँगा कि आप वो रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर करें, बाकी तो मैं कोर्ट में देख लूँगा। जिससे मेरा सबसे करीबी रिश्ता था वो उस रेपिस्ट का वकील निकला, चुरा के लेके गया उसे,
तो मैंने भी अपना रिश्ता खत्म कर दिया उसके साथ। सर, इस विनोद ने हमसे झूठ क्यों कहा था कि पहले रिश्ता निशा मैम के साथ इसने तोड़ा है? और तो और ये दुश्मन का लॉयर है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा मैम का खून इसने किया? क्योंकि निशा मैम के घर में घुसना इसके लिए बहुत ही आसान था और अब तो मोटिव भी दिख रहा है। लगता है सर एक और सस्पेक्ट जुड़ गया है इस केस से। सर, अब तो आपकी काफी मेमोरीज लौटकर आ चुकी है। निशा मैम ने आपको एम्बुलेंस में क्या कहा था, उसका राज आपके दिमाग में अभी तक दफना। उस राज को याद करने के लिए तो अपनी याददाश्त को कुरेद कुरेद के थक चुका हूं यार। आई अंडरस्टैंड सर, पूरी रात हम लोग यहाँ पर रहे हैं, आप थक चुके होंगे। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर और रुक के जो है इस केस को बारीकी से स्टडी करता हूँ। अरविंद पर प्रेशर बढ़ रहा था उस रात हुई घटना को याद करने का। विक्टिम निशा उसकी अपनी दोस्त थी और उस रात मरने से पहले निशा ने अरविंद के कान में जो कुछ भी कहा था उसी में शायद इस केस को सुलझाने का रास्ता था। पर वो चाहकर भी निशा को इंसाफ नहीं दिला पा रहा था। अपनी खोई हुई याददाश्त की वजह से अरविंद अब अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करने लगा था। सामने पड़ी सर्विस गन छोड़ के खूनी ने ड्रॉवर से पर्सनल गन ढूंढ के निकाली। ऐसा तो कोई तभी करेगा अगर आसान तरीका सामने हुई ना। घर आके मैम ने गन को इस साइड टेबल पे रखा, पर खूनी को इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि तब तक घर में रखी हुई गन वो ऑलरेडी उठा चुका था। इसका मतलब खूनी पहले से घर में मौजूद था। इसका मतलब कातिल घर के अंदर था भी और नहीं भी। यस सर। प्रदीप, मुझे याद आ गया है कि उस दिन मुझे इस निशा ने क्या कहा था। मुझे पता लग गया है कि असली खूनी कौन है। मुझे याद आ गया है कि उस दिन एम्बुलेंस में निशा ने मेरे कान में क्या कहा था। सच बात यह है कि एक मिनट सर, इससे पहले आप कातिल तक पहुंचे। कत्ल कैसे हुआ था ये मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। सुनिए, कातिल जानता था कि निशा मैम को मारना इतना आसान नहीं क्योंकि वो एक हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर है। तो उनको मारने का सबसे अच्छा तरीका जो था वो था सरप्राइज अटैक। और सरप्राइज अटैक के लिए उसे घर के अंदर पहले से ही मौजूद होना पड़ता और निशा मैम के घर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर वो छुप सकता था। तो उसने देखिए क्या प्लान किया। वो निशा मैम के घर दोपहर में पहुंचा जब निशा मैम थी नहीं, और उसने निशा मैम के ड्रॉअर से उनकी पर्सनल गन निकाली और उसने जाकर कबर्ड में इस तरह से लगाई कि निशा मैम जब भी कबर्ड खोले गोली चल जाए और सीधा निशा मैम पर। क्योंकि निशा मैम जब घर पर आई उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर सामने रखी, लेकिन तब तक कातिल अपना ट्रैप सेट कर चुका था। सर, ये बात मुझे तब जाकर पता चली जब मैं निशा मैम के घर पे पहुंचा और उनकी कबर्ड में दोबारा से तलाशी ली। तब मुझे बारूद के ट्रेसेस मिले जो गन चलने पर निकलते हैं। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई। जब हम क्राइम सीन पर पहुंचे तो वो गन जो कबर्ड में मौजूद होनी चाहिए थी वो हमें जमीन पर मिली। वो गन कबर्ड से जमीन पर किसने रखी? और यही सवाल जो है हमें कातिल की पहचान करवाता है सर। क्या सर, क्राइम सीन पर जब हम पहुंचे तो वो जो गन कबर्ड में थी वो गन आपने कबर्ड में से निकाल के जमीन पर रखी ताकि सबको लगे कि खूनी ने खून किया और गन छोड़कर भाग गया, क्योंकि खूनी आप है सर। मैंने सीसीटीवी चेक किया। निशा मैम 5:30 को घर आई। उसके पहले ही आपने उनके घर जाकर उनके कबर्ड में गन लगाई थी। आप पहले से मौजूद थे अंदर। निशा मैम को आपके इस प्लान के बारे में पता चल चुका था सर। हाँ, निशा ने यही कहा था मुझसे, मैं ही हूं निशा का कातिल।
क्यों किया आपने ये सब? अंदर ही अंदर मैं निशा से बहुत प्यार करने लगा था और मुझे भी ऐसा लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। एकेडमी से निकलने के बाद सालों तक मैंने इसी सोच के साथ इंतजार किया कि आज नहीं तो कल निशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी। लेकिन जब उसने विनोद के बारे में बताया, लेकिन मुझसे वो सहन नहीं हुआ और ये कड़वा कूट भी ये सोच के पी गया कि जब मैं निशा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा तो वो मेरे प्यार को अपना लेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये क्या है? निशा, निशा आई लव यू। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम अपने मन में ये सब लेके बैठे हो? तुम्हारे मन में कुछ और बाहर कुछ और है। निशा मेरी बात I said leave. निशा leave. दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और उसी गुस्से में मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं निशा को मार दूंगा और इस तरह से मारूंगा कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। क्योंकि जब गोली चली तब तो मैं तुम्हारे साथ ड्यूटी पर था ना, लेकिन उस एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त खोने और वापस पाने के बाद मुझे अपना जुर्म कुछ अलग नजरिए से दिखने लगा। सच कहो यार, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। निशा मैम के मर्डर के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट अरविंद मुदगल। सर, हफ्ते भर से ये लोग बाहर नहीं आए। हमें लगा कि शायद काकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा, क्योंकि काकी बहुत बीमार रहती है ना। और केतन भाऊ का फोन भी नहीं लग रहा था। और सर, इधर के लोग बोल रहे थे कि बहुत बांस मार रहा है, इसलिए हमने आपको बुलाया। बड़े दरवाजा खोलो। सर, ये तो वही HTP-21 वायरस है। इससे एक्चुअली ट्रांसमिट होता है ना? जी सर। सर, माँ बेटे थे दोनों, ऐसा कैसा पॉसिबल है? एक 90 साल की महिला और उनके 65 साल के बेटे की उसी HTP-21 वायरस से। इस वायरस के चलते हुए अब तक 30 मौतें दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए ये वायरस आउटब्रेक कैसे हुआ और इसे कैसे रोका जाए। इंसान को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। हम सब समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज हमारी सुरक्षा करता है और हम समाज की। पर कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही एक इंसान और उसका गलत मकसद पूरे समाज की जड़ें हिलाकर रख देता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए एपिसोड में। आज की हमारी कहानी एक ऐसे हादसे की है जिसमें अनगिनत लोगों की जानें गई, कई परिवार उजड़ गए, सिर्फ एक इंसान के गुनाहों की वजह से। जनजीवन पार्टी जिंदाबाद! जनजीवन पार्टी जिंदाबाद! जनजीवन पार्टी जिंदाबाद! बसा, हमारे जनजीवन पार्टी ने हमारे सभी मेंबर्स के काम को देखते हुए और पार्टी प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के बाद हमारी जनजीवन पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि सोलापुर यूथ विंग को इसके आगे जय निकम लीड करेगा। थैंक यू दादा। अपने नाम की तरह पार्टी का भी हर जगह जय जयकार होना चाहिए। बिल्कुल दादा, देखना कैसे सोलापुर के सारे वोट्स मैं अपनी तरफ कन्वर्ट कराता हूँ। ये हुई ना बात। जनजीवन पार्टी जिंदाबाद! जनजीवन पार्टी जिंदाबाद! जनजीवन पार्टी जिंदाबाद! दादा, तू म्हणाला होतास की यूथ विंगची हेड तू मला बनवशील। पूरा साल मैंने उसके लिए मेहनत की और अब ये जय। जानवी, सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटो डालना मतलब मेहनत करना नहीं होता। आणि राहिला प्रश्न जयचा,
तर पार्टीचं कुठलंही काम असो, पेड़ लगाना हो, गड्ढे बुझाने हो या कोई धरना देना हो, पार्टी के हर एक काम को वो आगे से लीड करता है। तुम्हारे बाद में उसने पार्टी ज्वाइन की है, फिर भी जाके पूछो सोलापुर में, हर एक बंदा उसे जानता है। पर दादा, मैं आपकी बहन हूं, उसका कोई फायदा नहीं। ये आजकल काहीच चालत नहीं। तुम भी मेहनत करो, पार्टी का काम आगे बढ़ाओ। मैं खुद बात करूंगा तेरे पोस्ट के लिए, पर सिर्फ तुम मेरी बहन हो इसलिए नहीं। शांत हो जाओ। इस जय की इमेज तो अब मैं खराब करूंगी। यार ये ऑटो भी अभी तक नहीं आया। अरे भाऊ, काय को ऑटो से जाने का? अब तो आप पार्टी के यूथ लीडर बन गए हो। पार्टीच्या गाडीने जावे ना थाटाने। बाबू, पब्लिक के बीच रहकर ही पब्लिक की प्रॉब्लम के बारे में समझता है। अपन जन सेवक आहे, और आज की सेवा ये शहर के गड्ढे चेक करना। ऑटो वालों को शहर के सारे गड्ढों का एड्रेस मालूम होता है। क्या म्हणतेस मीना, बरोबर ना? अगदी बरोबर। बैठो भाऊ। कितना क्यूट है ना जेरी। कौन ये पॉलिटिशियन? एक्सक्यूज मी, पॉलिटिशियन क्यूट नहीं कमीने होते हैं। कौन से एंगल से? कितना ज्यादा क्यूट है वो, और कितने अच्छे काम भी करता है। और पता नहीं तुझ जैसे खड़ूस को खराब क्यों लगता है। यार वो मेरा क्रश है। आई काय करतेस? बाबा बोलो ना आई को। ना बाबा, ना 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 ना, माँ बेटे के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पता चला मेरे को नजर की तरह उतार के फेंक दिया। रिस्कस नको। गप्पा बसाओ दोनों। मेरी और मेरी आस्था के बीच मत आइए। मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, पहले कॉलेज में टॉप किया और अब सोलापुर का युवा मोर्चा संभालेगा। देख लेना, मेरा बेटा पूरी दुनिया का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, दुनिया का मुख्यमंत्री बनेगा। ओ बरोबर। वाह, उधर मेरा घर उजड़ रहा है और इधर मेरा बाप अपने सौतेले परिवार के साथ पार्टी कर रहा है। दादा क्या हुआ? घर उजाड़ा है म्हणजे? आइए अंदर बैठ के बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसकी बीवी प्रीति ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। ये कुछ काम धंधा करता नहीं है, बस यहाँ वहां मुंह मारता रहता है। प्रीति तलाक लेने वाली है। अच्छा है, मुक्त हो जाएगी। कैसा बाप है रे तू? खुद तो दो शादियां की और मेरा एक घर बसने नहीं दे रहा है। चेतन, तेरी मां गुजर गई थी इसलिए मैंने दूसरी शादी की है, और तू क्या करता है? तेरी बीवी जिंदा है फिर भी। शी, प्रीतीने मला सगळं सांगितलंय। तू पुन्हा काम सोडलंस ना? प्रीति के साथ हूं मैं। ये नौबत मुझ पर नहीं आती अगर तू अपना बाप का फर्ज निभाता तो। मुझे बिजनेस से आउट कर दिया और इस सौतेले को सर पर बिठा के रखा है। इसको तो मैं मेरे बेटे की तरफ देखना भी मत। क्या कर लेगी तू? दिखाता हूं मैं तुझे। बड़े भाई की तरह इज्जत देता हूं मैं आपको। मेरी आई से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। निगाह साला। देख लूंगा मैं तुम सबको। जी कहिए। एक कंप्लेंट लिखवानी है। अरे इतना भी क्या अच्छा लगता है तुमको? अच्छा लगता है तो लगता है। हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर मिस्टर जय निकम, आज आपने शहर का आखिरी गड्ढा भर दिया है, तो आज आपको कैसा लग रहा है और इसके आगे की क्या क्या प्लानिंग है, जरा आप हमें बताएं। देश का बेस्ट लॉयर बनना, गरीबों को मुफ्त कानून व्यवस्था मुहैया करवाना और अपने शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी बनाना, और फिर इन सब के बीच अगर टाइम मिला तो तुमसे शादी करना। Will you marry me, मीनल पवार? मिस्टर जय निकम, सच में? ले, तेरा क्रश पहले से ही बुक्ड है। यस। हैप्पी? चले अब।
भावा कसा आहेस? दादा आप? जय, अच्छा हो तू मुझे इधर मिल गया। मैं तुझे सॉरी बोलना चाहता हूँ जय। उस दिन प्रीति के जाने की वजह से मैंने तुम लोग को ना जाने क्या कुछ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी जय। दादा कोई बात नहीं, टेंशन नका घेऊ। नहीं लेकिन काय झालं जय? वो कम्बल वाला आदमी वो भाव था, कहाँ गया? जय तू बोले तो डॉक्टर के पास चले। अरे ये मेरा छोटा भाई है और हम निकम खानदान के बेटे। कुछ नहीं होता हमको। क्या बोलता बाबा? हाँ हो सकता है सेफ्टी पिन होगा उसके कम्बल में। हाँ वही चुप गया होगा। पक्का ना जय? हाँ टेंशन नहीं। जी कहिए। एक कंप्लेंट लिखवानी है। तो मीनल जी, आपका ये कहना है कि आपके बॉयफ्रेंड जय निकम, इनकी मौत एक मर्डर है? हाँ सर, मर्डर है। 4 दिन पहले रोड पर उस दिन जो कुछ भी हुआ था, जैकी उस दिन बहुत तबीयत बिगड़ रही थी। तुरंत तो कुछ नहीं हुआ, शाम तक हमने पार्टी का पूरा काम किया जो एजेंडा पर था। जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होते होते उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी थी सर। और ये देखिए। मीनल जी, हमें स्टार्ट से बताइए हुआ क्या था और आपको ऐसा क्यों लग रहा है जय की मौत मर्डर है? डॉक्टर ने बोला जय का ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तब पता लगा उसमें एक अजीब किस्म का वायरस है। डॉक्टर ने बोला था कि ये सिम्टम्स नागिन जैसे हैं, पर ये कुछ और है। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब दूसरे ब्लड टेस्ट करते हैं। फैमिली और पार्टी वालों की इज्जत बचाने के लिए जय को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। अहो, आमचा जय तसा नाही आहे तसा तो। चला ना, जय को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। काकू चलो ना। काकू 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 देखिए, आप तो जानते हैं अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी पार्टी की बहुत बदनामी होगी और हमारे घर की भी। बिल्कुल। देखिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जय का जो भी इलाज करना है वो यहाँ हो, अपने घर में। तो जय के सौतेले भाई चेतन और जानवी पर आपको शक है? जी सर। और सर, जब जय की डेथ हुई थी तो चेतन भाव ने 2-3 घंटे में जय का डेथ सर्टिफिकेट भी जुगाड़ लिया था, वो भी योगेश भाव के नाम पर। सर, मैं चाह रही थी कि जय का पोस्टमार्टम हो, लेकिन चेतन भाव ने किसी को पूछा तक नहीं। तो आपके पार्टी के हेड योगेश भाऊ, उन्होंने चेतन को रोकने की कोशिश नहीं की? सर, योगेश भाव पार्टी के काम से मुंबई गए हुए थे। हमने उन्हें कांटेक्ट किया, वो तुरंत वापस आए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्रियाक्रम रोकने की भी कोशिश की, पर तब तक क्रियाक्रम हो चुका था और जय की बॉडी जल चुकी थी। लेकिन जय को ये बीमारी भी तो हो सकती है। नहीं सर, डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं आया, पर उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और सर, यही वजह है कि मुझे जय का मर्डर लग रहा है, क्योंकि सर जय ऐसा था ही नहीं। जय आइक ना, हो आज मेरे घर पे कोई नहीं है तो दरवाजा अच्छे से लॉक करके सोना। जय प्लीज आज मेरे घर पे रुक जाओ ना। बग मीनल, मैं ना बहुत ओल्ड फैशन, मैं तुझ्यावर प्रेम करतो। मैंने शादी के बाद ही तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। जब तू मेरी अर्धांगिनी बनेगी तभी मेरा तुझ पे कोई हक होगा। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जय का मर्डर हुआ है, प्लीज आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। हम जरूर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। अब जाइए। थैंक यू सर। ये चेतन को बहुत जल्दी थी भाई का अंतिम संस्कार करने की। शिरके, जय के दोस्त और योगेश, उनसे पूछताछ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कंबल वाला। ए बेवड़े!
गुड लॉर्ड, प्रतीक, हाँ डिड यू सी? देखो, सारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है सारा शहर अनसेफ सेक्स कर रहा। व्हाट? ये कोई नई किस्म की बीमारी लग रही है, लगता है हमें रिपोर्ट करना चाहिए। शट अप। अरे अच्छा कमाने का मौका मिला है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? जैसे चल रहा है चलने का। इतना फीवर कैसे हो गया तुझे? बारिश में भीगी थी क्या? नहीं मॉम, पता नहीं क्यों मुझे बैक में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। लेट मी चेक। ये देखो। टेल मी निया, टेल मी, किसके साथ सोकर आई है? तुझे पढ़ने भेजा था या ये सब करने के लिए? वो मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। ये एक सेक्सुअल डिजीज है निया। अब जब तक तू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, यही रहे इस कमरे के अंदर, और तेरा फोन भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। सर हमें तो होश ही नहीं था जय के जाने के बाद। चेतन ने किया सब कुछ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब आपके बेटे और जय के सौतेले भाई चेतन ने किया होगा? क्योंकि जय सेक्सुअली एक्टिव नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया। काय म्हणजे चेतन ने जय को मारा? मेरे जय को चेतन ने मारा? नहीं मंगला, चेतन, मंगला, मंगला नहीं, मंगला मेरे जय को मारा? मंगला रुको, ने मेरे जय को खून किया। मैं ये मार डालूंगी। छोड़ो, नहीं छोड़ोगी, नहीं आप लेके जाइए, मेरे बेटे का खून किया। लेके जाइए। सर क्या बेवकूफ औरत है ये? उसका बेटा मरा है, जिसको तुमने घाई घाई में जला दिया। सर मैंने उसको जलाया क्योंकि उसके गंदे धंधों का कोई सबूत ना रहे। हम इज्जतदार लोग हैं सर, और अगर किसी को पता चलता कि उसको नागिन हुआ है, सब बर्बाद हो जाते, और मेरे बाबा का बिजनेस भी, और उस बिजनेस में मेरा भी हिस्सा है। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर जाधव। सर डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक नहीं होगा क्या? आपने जो दवाइयाँ बोली थी वो भी दे दी, खूब महंगा है तो औषध है। बाबूराव, ये HSV है, ये कभी ठीक नहीं होता। ऊपर से तेरा बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था और बहुत कमजोर है, इसलिए बार बार बीमार हो जाता है। इसका मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? हम लोग कावेरी नगर पुलिस स्टेशन से आए हैं, जय निकम की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपसे कुछ बात करनी थी। ओके, आइए ना। हाँ डॉक्टर साहब। जय को HSV वायरस ही लग रहा था। मैंने उसका ब्लड टेस्ट करने को बोला था, पर उसका रिपोर्ट आने से पहले ही। डॉक्टर साहब, दरअसल ये बीमारी होती कैसे है? यंगस्टर्स जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, खासकर अपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, उनमें ये काफ़ी कॉमन है। पर जय के केस में ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उसको ऐसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि पहले दिन वो इतना सीवियर नहीं था। उसकी तबीयत एकदम अचानक लास्ट में ही बिगड़ी। पर हमें तो पता चला था कि जय सेक्सुअली एक्टिव नहीं था। हाँ, लेकिन उसके सिम्टम्स तो HSV जैसे ही लग रहे थे। डॉक्टर साहब, अब जय की बॉडी तो क्रीमेट कर दी गई है। आपके पास उसका कोई ब्लड सैंपल, कोई ब्लड टिश्यू जो हमारी हेल्प कर सके? देखिए, डोंगरे लैब में सब टेस्ट हुए थे, अब वहाँ ट्राई कर सकते हैं, आपको एक आध सैंपल मिल जाए। वेलकम डॉक्टर। शिरके, तृप्ति, डॉक्टर विपुल राव है, बैठिए। हेलो। इंडिया के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। इनको जय के केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया। थैंक यू डॉक्टर, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए। अरे इट्स ऑल माय प्लेजर, थैंक्स। वैसे तो पूरी केस मैंने आपको बता दी है। एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ नया है हमारे पास? हमारा मेन सस्पेक्ट चेतन निकम बहुत ही लालची इंसान है। उसको अपने फादर का बिजनेस चाहिए था। ये सब कुछ करने का उसके पास एक बहुत बड़ा मोटिव है, लेकिन उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं। डॉक्टर, क्या कोई आम आदमी ऐसा कुछ कर सकता है? ऑल ओके डॉक्टर? एक मिनट सर, फर्स्ट प्रायोरिटी। तृप्ति, ओके ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ सब ठीक है। देखिए, आप इस केस के बारे में मुझे थोड़ा जल्दी बताइए। हमने जय के फैमिली डॉक्टर से बात की। उनका कहना है कि उसको शायद HSV वायरल इन्फेक्शन हुआ था, अचानक से तबीयत बिगड़ गई और ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर के लिए ये केस बहुत अजीब था और ये सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। हमारे पास कोई ब्लड रिपोर्ट्स या DNA सैंपल्स हैं क्या? जी,
सर मैंने डोंगरे लैब से बात की है, वो शाम को फाइल्स लेकर यहीं आ रहे हैं। शाम को? देखिए इतनी सीरियस बात चल रही है और आप लोग इतने आराम से काम कर रहे हैं। केलकर जी, आपके पास जैसे रिपोर्ट्स आती हैं आप सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे भिजवाएंगे वो। ओके, आई क्लियर इनफ? थैंक यू। कमाल आदमी है ये, हमसे ज्यादा तो इस डॉक्टर को गाई है। ठीक है, हम हमारा काम करते हैं। जिस एरिया में जय को सुई लगी थी उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, मिनल से क्रॉस चेक करो और उस कंबल वाले के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। देखो उस एरिया में किसी ने कुछ देखा क्या। आखिर जय को इस तरह कोई क्यों मारेगा? ये सच में मर्डर है या कोई नई बीमारी? जेरी, एक बात बताओ बेटा, क्या तुम्हारे और निया के बीच कुछ फिजिकल? नो आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जेरी, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैरिज के पहले ये सब करना मतलब सीधे हेल में जाना। आंटी ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में। और एक्चुअली निया को तो ये भी नहीं पता है दैट आई लाइक हर। व्हाट? नमस्कार। बस आप बस। अरे 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 केळकर साहेब, काय हे? यावेळी ना आपण एक परमनंट स्लॅब टाकून घेऊया। और वो आपके पार्किंग का भी काम बाकी है ना, वो भी कर लेते इस बार। अरे कदम साहब, पार्किंग नो पार्किंग सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा काम चालू रहना चाहिए। एकदम बराबर। बोलिए, तो मैं क्या सेवा करूं अभी आपकी? वो जय निकम आपका कार्यकर्ता था ना? हाँ, कार्यकर्ता तो था, पर उससे भी ज्यादा छोटी भाई की तरह था मेरे। मैंने खुद उसे पार्टी का सारा काम सिखाया था। और सुनने में आया था कि वो रेड लाइट एरिया में कुछ सोशल वर्क कर रहा है, सेक्स वर्कर्स की हेल्प करना वगैरह। और आखिर भटक गया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको पार्टी से नहीं निकाला? नहीं हटाया, क्योंकि उसका सोशल मीडिया पे काफी अच्छा होल्ड था, लोगों के बीच जाकर काम करता था, पार्टी के हर एक काम को आगे से लीड करता था। और अगर ऐसे वक्त में मैं उसे पार्टी से निकाल देता तो फिर पार्टी के लिए तो ये सुसाइडल स्टेप हो जाता। नहीं, हमने सुना आपके बहन से उसका पंगा था। नहीं, पंगा नहीं, बस दो यंग मेंबर्स में कंपटीशन था। दोनों सोलापुर युवा मोर्चा लीड करना चाहते थे। कोई शक नहीं कि जय में ज्यादा काबिलियत थी। लेकिन इस सब की वजह से आपके बहन को तो गुस्सा आया होगा और शायद इसीलिए उसने बदला लेने की बात की। केळकर साहब, जानवी जिद्दी है, इसीलिए अभी तक पार्टी में आगे भी नहीं बढ़ी। जय की मौत तो कुछ HSV वायरस से हुई है ना, तो फिर मतलब ये इंक्वायरी वगैरह। क्योंकि वो बीमार होने से पहले उसको किसी ने कुछ चुभाया था और उसकी बॉडी भी जल्दबाजी में जलाई गई। मैं जानता हूँ। मैं उस वक्त मुंबई में था। उसी वक्त मुझे चेतन का फोन आया था, कह रहा था कि अगर उसकी बॉडी जल्दी नहीं जलाई तो फिर वो बीमारी पब्लिक कर देगा, उसके फोटोग्राफ्स पब्लिक कर देगा। और आप तो जानते हैं पार्टी का इमेज का जब सवाल होता है तो खराब लगता है। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप और आपकी बहन शहर छोड़ के मत जाइए। हाँ ठीक है, चला। हाँ, मुझे डाउट आ रहा है शिर के, ये योगेश को चेतन ने जय की बीमारी एक्सपोज करने की धमकी दी थी और इसने बॉडी जलाने दी। इसके बहन पे ध्यान रखो, टेढ़ी खीर है वो। सर। अरे डॉक्टर आप? जी केलकर साहब, रिपोर्ट्स आई क्या? नहीं अभी तक नहीं आए। देखिए ये बीमारी इतनी बुरी तरह पूरे शहर में फैल रही है और आप लोग हैं ना केलकर साहब, ये एक नए किस्म का वायरस है, एक नया वेरिएंट है। नए किस्म का वायरस? जी, इसके सिम्टम्स बिल्कुल HSV जैसे हैं, यानी कि नागिन जैसे, लेकिन ये उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर्स ने इसे नाम दिया HTP-21 वायरस। HSV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ऐसा लगता है कि HTP-21 भी इसी तरीके से फैल रहा है पूरे शहर में। जय इस बीमारी का पहला पेशेंट था और अगर हमें उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएं तो हमें ये बीमारी ठीक करने में मदद मिल सकती है सर, एज सिंपल एज दैट। केलकर साहब देखिए, आपके पास जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं आप सबसे पहले वो रिपोर्ट्स मुझे भिजवाएंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो, हाँ बोलिए, किधर है? सर इनकी बातें सुन के तो लग रहा है केस सॉल्व करने नहीं बल्कि हमसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए।
इसका बैकग्राउंड चेक करो। सर। पुलिस अक्सर क्रिमिनल और क्राइम को समझ के परख के क्रिमिनल की मानसिकता पहचानती है और मुजरिम तक पहुंचती है, पर एक वायरस की मानसिकता क्या सुराग दे पाती पुलिस को। इसलिए पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन, शक की सारी सुई ऐसे लोगों की तरफ मोड़ दी जिनका साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड हो, पर वहाँ भी उन्हें कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। दूसरी ओर इस महामारी से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। पुलिस के पास सस्पेक्ट्स कम थे और समय उससे भी कम। सर, ये चेतन के पीछे एक हवलदार लगाया था और उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की। सर, चेतन ने ना तो कभी किसी मेडिकल हिस्ट्री वाले से बात की है और ना ही कभी उसके टच में रहा है। तो जय को ये बीमारी हुई कैसे? सर सेम हाल जानवी का भी है। उसका सारा टाइम फोटोज खींचने में और उन फोटोज को सोशल मीडिया में अपलोड करने में जाता है। बाकी उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। सर। अरे आपको आने में देर हो गई। सॉरी सर, वो मेरी वाइफ चाहती। जय की रिपोर्ट सर। जी दिखाइए जरा। प्रतीक, जय इस केस का पहला पेशेंट था ना? जी, उसके बाद से ही शहर में केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए थे। नहीं प्रतीक, ये सिर्फ सोलापुर में हो रहा है क्या? एज फार एज आई नो, यस। केलकर साहब, पूरे देश का मेडिकल डेटा एक्सेस करने का क्लियरेंस पुलिस वालों के पास होता है ना? विपुल जी काम डाउन, काम डाउन। आपको कंसल्टिंग के लिए यहाँ बुलाया है, इंट्रोगेट करने के लिए नहीं। ओके, आई एम सॉरी। प्रतीक एक बात बताओ, जय इस केस का पहला पेशेंट था। देखिए, अगर जय सोर्स है और अगर हमें उसका ब्लड सैंपल मिल जाए तो हमें ये बीमारी ठीक करने में काफ़ी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है हमें। सर फिलहाल वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी मैं ट्रैक करने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई माई बेस्ट। देखिए, आप मेडिकल फील्ड से हो, अगर फिर से कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला लूँगा आपको। श्योर सर। ओके सर, फाइन। थैंक यू सर। ओके। सर, ये विपुल की हिस्ट्री तो बहुत गड़बड़ है। 1 साल पहले उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। अरे देवा। सर और तो और इस विपुल को हाइपोकॉन्ड्रिया है। क्या? हाइपोकॉन्ड्रिया। अरे नवीन का है सर, यानी कोई भी बीमारी से डर, शायद इसलिए वो इतना अजीब बिहेव करता है। मतलब गुस्से वाला, सन की डरा हुआ आदमी। अरे बाप रे, ऐसा आदमी तो टिकिंग टाइम बम से भी डेंजरस होता है। इसके ऊपर नजर रखो। अरे प्रतीक, कहाँ गए थे? ये देखो, एक लड़की की रिपोर्ट मिली है, निया पिंटो। इसकी रिपोर्ट बिल्कुल जय निकम की रिपोर्ट से मैच करती है। अब देखना, इसे यूज करके हम अच्छे पैसे कमाएंगे। बताओ ना, तुम्हें आइडिया कैसे लगा? प्लीज डोंट बी सिक मीरा। इंसानियत कहाँ गई है तुम्हारी? हम जय और निया दोनों की रिपोर्ट पुलिस को देने वाले हैं, दैट्स इट। सर, जय की रिपोर्ट बहुत अजीब थी। HSV इन्फेक्शन था उसे, पर बहुत खतरनाक। HTP 21। सर, जय के बाद हमारे पास लगभग 33 रिपोर्ट्स आई हैं और उनमें से 24 लोगों की बॉडी में सेम वायरस है और ये वायरस अपने आप को बहुत जल्दी कल्टीवेट कर रहा है। सर, मैं आपको एक शॉकिंग केस दिखाता हूँ। ये दोनों केसेस में सिम्टम्स सेम। निया पिंटो। सर, इसकी ब्लड रिपोर्ट और जय की रिपोर्ट में काफ़ी सिमिलैरिटी है। इसके ब्लड में 98% तक वायरस काफ़ी एक्टिवेट हो गया है। और सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि निया वर्जिन है और ये वहाँ के डॉक्टर से पता चला है। वो वर्जिन थी, इसका मतलब उसे बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, मुझे लगता है कि हमें निया और जय, इन दोनों के जो ब्लड सैंपल्स हैं मुंबई भेज देने चाहिए, किसी वायरस के बहुत एडवांस्ड और बड़े लैब। आप वो सैंपल्स मुझे दे दीजिए, मैं खुद भिजवा देता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं विमल जी? सिर्फ ये सैंपल उस लैब में मुंबई भिजवा देना और रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवा लेना। अच्छा, इसके पहले ऐसी बीमारी कभी फैली है? जी सर, महामारी होती है, पर ये उससे अलग है। आई मीन टारगेटेड बीमारी है। और सर, इसके पीछे एक थियरी भी है। क्या? सर, जब भी कोई फार्मा कंपनी अपनी नई ड्रग लॉन्च करती है तो उसका सक्सेस बीमार लोगों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। आप जानते हैं ऐसे किसी नए ड्रग को? हाँ सर, द लीडिंग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस पर रिसर्च कर रही है। पर सर, इंडिया में HSV इन्फेक्टेड लोग बहुत कम हैं। आई मीन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस। इसको अटेंशन तभी मिलेगा जब केसेस बढ़ेंगी और लोग मरेंगे। शिरके, ये लीडिंग फार्मा कंपनी के बारे में पूछताछ करो और वो निया के डॉक्टर, उनसे पूछो निया से कब मिल सकते।
सर वो लीडिंग फार्मा वालों का तो हाथ नहीं लग रहा है। वो लोग HIV की दवा पे टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके CEO से मेरी बात हुई है, उन्होंने अपना डेटा भी भेजा है। अरे इतने टेस्टिंग तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं। हाँ सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और STP-21 सिर्फ सोलापुर में फैला है, इससे इन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। सर हमें वो फुटेज मिल गया है जहाँ निया को इंजेक्शन चुभा था, और सर वो कंबल वाला आदमी भी वहीं से गुजरा था। मिनल को बुलाओ फुटेज चेक करने के लिए, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। सर वैसे मैंने सभी पेशेंट्स के परिवार वालों से बात की, ये सबको STP-21 इन्फेक्शन से पहले कोई चीज़ चुभाई गई थी, और सभी ने अपने एरिया में कोई कंबल वाला आदमी देखा था। इसका मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कोई इंजेक्शन के थ्रू फैला रहा है। हो सकता है सर। अब ये फुटेज और मिनल, इन दोनों से कुछ क्लू मिल सकता है। सर आपने विपुल पर नज़र रखने के लिए कहा था। सर उसने अपना पूरा घर बंद कर लिया है। और एक बात सर, उसने बहुत सारा सर्जरी का सामान खरीदा है। नहीं सर, इसमें भी फेस विजिबल नहीं है उसका। सर इसे कहीं तो देखा है। जैन सर, जैन, इस वायरस की वजह से शहर में 32 लोगों की मौत हुई है। अगर यही हाल रहा ना तो सारे हॉस्पिटल भर जाएंगे, एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा शहर में। सर मुझे लग रहा है कि इसके पीछे उस कंबल वाले का ही हाथ है। तो ढूंढो उसे शेर के। सर मुंबई वायरस लैब से जय और निया की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से दोनों के ब्लड में हर्पीस वायरस नाम का खतरनाक वेरिएंट है, H-MEGA-2। और सर इसके साथ साथ ITP ब्लड डिसऑर्डर के ट्रेसेस भी मिले हैं। STP-21 इसी का म्यूटेंट वर्जन है सर। मतलब ये दोनों बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है? नहीं सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर ये देखिए, पिछले महीने मुंबई वायरस लैब से H-MEGA-2 मंगवाया गया था, और एड्रेस देखिए डोंगरी लैब का है। उठाओ उनको। ये वायरस तुमने मंगवाया था, ये वायरस तुमने सारे शहर में फैलाया, 32 लोगों की मौत हो गई, मर्डर का केस ठोकूंगा, नाटक बंद करो। नहीं सर, वो सर हम मानते हैं कि हम अपनी पर्सनल स्टडीज के लिए ये सब सैंपल मंगवाते थे, लेकिन सर ये हमने नहीं मंगवाया। ये क्या है? ये तुम्हारा लेटर हेड, तुमने रिक्वेस्ट की थी ना मुंबई लैबोरेटरीज को वायरस के लिए। ये तुम्हारा सर्टिफिकेट, ये तुम्हारा लाइसेंस, ये क्या सब फेक है? सर एक मिनट सर, हम क्लिनिक के एड्रेस पे कुछ भी नहीं मंगवाते थे। जितने भी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स थे हम सारे घर पर ही करते थे। बकवास बंद, बिल्कुल बकवास बंद। हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट है सबसे पूछताछ हो गई, उसमें से तुम ही ऐसे सस्पेक्ट हो जिसको वायरस के बारे में मालूमात थी। सर इस रिपोर्ट में एक खास बात है, ITP डिसीज। सर इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर, और ये डिसीज बहुत रेयर होती है। इस डिसीज में ब्रूसिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप हमारे कहने पर प्लीज सर मेडिकल एसोसिएशन से लिस्ट चेक करवा लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाए। सर मैंने सारे ITP पेशेंट्स को चेक किया। जय का कनेक्शन सिर्फ एक ही पेशेंट से मिला है, उसका नाम है शबनम, जो रेड लाइट एरिया में रहती है। और सर ये शबनम 2 सितंबर से गायब है। क्यों, क्या हुआ? सर चेतन और शबनम का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शबनम ने चेतन को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। तो चेतन ने अफवाह फैला दी कि शबनम को नागिन की बीमारी है। उसके बाद शबनम का धंधा बंद हो गया। उसको बीमारी थी? नो सर। शबनम को रेयर ITP बीमारी थी ना, तो उसकी दवा या बिल ऐसा कुछ अपने हाथ लगाए? हाँ सर, हमें दवाई मिली थी, उस दवाई को हमने फॉरेंसिक में भेजा है। सर ये दवाई का नाम है ITP 650 mg, बहुत ही महंगी और रेयर दवाई है। एक काम करो, शबनम की CDR निकालो और सोलापुर में ये दवा कौन कौन खरीदता है ये पता करो। अगर शबनम जिंदा है तो उसको दवा जरूर लगेगी। जी सर। सर मैंने शबनम के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किए। 2 तारीख को उसकी खोली उसकी लास्ट लोकेशन थी, उसके बाद उसका फ़ोन बंद था। और सर मैंने शबनम की दवाइयाँ भी चेक की, जैसा कि आपने कहा था। अगर ये शबनम वाकई जिंदा है तो कोई ना कोई इसे दवाई ज़रूर दे रहा है सर। वैसे सोलापुर इंडस्ट्रियल कंपाउंड के पास एक मिल है सर, जो कई दिनों से बंद पड़ी है, और वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है। वहाँ रिसेंटली STP-21 की दवाई खरीदी गई है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस एरिया में इसका एक भी पेशेंट नहीं। सुनसान जगह बंद पड़ी मिल। शबनम शेर के ये अफवाह चेतन ने फैलाई थी ना, उठाओ उसको। पहले शबनम के बारे में अफवाह फैलाई क्योंकि उसने उसको घर से धक्के मार के निकाल दिया था,
और बाद में ये सारी बीमारी तूने शहर में फैलाई। सर वो एक सेक्स वर्कर एक इज्जतदार आदमी को ऐसे भगा दे, बुरा नहीं लगेगा क्या? सेक्स वर्कर को इज्जत नहीं और उसके पास जाने वाले मर्द को बहुत इज्जत है। हाँ, उसको बदनाम करके तेरा पेट नहीं भरा इसलिए तूने उसको किडनैप किया, अपने भाई का मर्डर कर दिया। नहीं सर। ये कौन है? पहचान? तू है ना कंबल ओढ़ के सारे शहर में घूम रहा है ना इंजेक्शन मारते? सर बगा ना, उसका कॉम्प्लेक्शन और मेरा कॉम्प्लेक्शन अलग है सर। सर जिस दिन शबनम गायब हुई थी मैं मेरी बीवी के घर पे गया था उसको मनाने। सर मैंने जय को सच में नहीं मारा है। सर मुझे याद आ गया मैंने इस आदमी को कहाँ देखा है। सर जादव के क्लिनिक में। व्हाट? उन सबको इंजेक्शन तू दे रहा था ना? तेरे से पूछ रहा हूं, तू दे रहा था ना इंजेक्शन? बोलता क्यों नहीं? बोल। हाँ 550 मेंटल घरी आलो। सर इस बाबूराव को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ बोल नहीं रहा सर। इसका मतलब ये महामारी उसने नहीं फैलाई? सर बाबूराव के बेटे को बचपन से HSV था। उसकी माँ एक सेक्स वर्कर थी। बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर पैदा हुआ था इसलिए उसकी इम्यूनिटी भी बहुत कम थी और आस पड़ोसी के लोग का कहना है कि बाबूराव बहुत ही खुश हो रहा था कि बीमारी फैल रही थी। उसका कहना था कि फाइनली उसके बेटे का इलाज हो जाएगा। हो सकता है सर। वैसे मैंने शबनम की मेडिकल रिपोर्ट भी चेक की। शबनम को अभी तक होश नहीं आया सर, लेकिन उसकी बॉडी पे इस तरह के पंचर वुंड्स है जैसे लगता है कि किसी ने गलत तरीके से उसका ब्लड निकाला है। तो हो सकता है जिसने ब्लड निकाला उसको ब्लड निकालने का तरीका मालूम नहीं था, जैसे कि बाबूराव। सर बाबूराव हो सकता है लेकिन वो मुंबई से इतनी अच्छी इंग्लिश लिख के वो वायरस नहीं मंगवा सकता। उसका फोन चेक करो। सर क्लब के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। नमस्कार केळकर साहेब। अरे केळकर साहेब काय चाललंय है? क्यों उठाए मुझे? तेरे से बात तो बाद में करेंगे, तेरी चमड़े उधेड़ूंगा पहले। वैसे तो 3rd डिग्री भी बहुत कम है तेरे लिए। हाथ नहीं लगाना। शबनम को होश आया और उसने सब कबूल किया। तेरा और उसका प्लान था ना ये? तेरे फिंगरप्रिंट भी मैच हुए। ये HTP-21 वायरस बाबूराव इंजेक्ट करता था ना? 47 लोगों की जान गई है। 47 लोगों का मर्डर किया है तुमने। हाँ किया है मैंने मर्डर, पर मारना सिर्फ एक को चाहता था मैं, उस जय को। मेरे पीछे आके मेरी पोजीशन ले रहा था वो। आज तक पार्टी ने कभी मुझे टिकट नहीं दिया। मेरी एरिया में अगर उसे टिकट दे दी थी पार्टी तो मेरी इज्जत तो, इसलिए बदला लेना चाहता था मैं। उसी वक्त इस शबनम के बीमारी के बारे में मुझे पता चला। शबनम रो क्यों रही हो? कुछ प्रॉब्लम है? साहब आप कितने अच्छे हैं। और वो चेतन, उसने हमारा धंधा बंद करवा दिया। बोलता कि मुझे नागिन है, अब कोई ग्राहक भी नहीं है मेरे पास, कोई नहीं आता मेरे करीब। निकम भाइयों ने तो मेरे भी नाक में दम करके रखा है। मेरा बस चले तो मैं ऐसे हर मर्द को नागिन की बीमारी दे दूं, तब इन्हें पता चलेगा कि इज्जत उतारना किसे कहते हैं। मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला इस बीमारी का डेडली वेरिएंट मुंबई में है। तभी मैंने मेरे स्वीपर बाबूराव को डोंगरे लैबोरेटरी में काम पे लगा दिया। मैं जानता था उसके बेटे को वही बीमारी है। मैंने उससे कहा कि ये बीमारी अगर लोगों में फैलेगी ना तो गवर्नमेंट इस पे दवा निकालेगी, तेरे बेटे का फ्री इलाज हो सकता है। फिर क्या, बाबूराव हर एक बात मानने लगा मेरी। उस डोंगरे लैबोरेटरी से सर्टिफिकेट, लाइसेंस, डिग्री सब कुछ चुरा के उसने मुझे दे दिया। मुंबई से वो डेडली वेरिएंट मैंने एक्सपेरिमेंट के नाम पे इस डोंगरे लैब के एड्रेस पे मंगवा लिया, जो उस स्वीपर बाबूराव ने मुझे दे दिया। मैं जानता था अगर मेरा काम नहीं हुआ तो ये वायरस मुझे फिर लगेगा। मैं जानता था इस बात का मुझे पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा। इस बात को लेके मैं गवर्नमेंट को घेर सकता हूँ। फांसी से कम सजा नहीं होगी, ये तो मैं देखूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, बाहर आ जाऊंगा मैं। योगेश, शबनम और बाबूराव किसी वायरस से कम नहीं लगते। याद रखिए, इंसान है तो उसकी इज्जत है। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो इज्जत, पावर, कुर्सी का फायदा क्या। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे इजाजत लेती हूँ। क्राइम पेट्रोल सतर्क के साथ मेरा ये सफर फिलहाल यहीं तक का था। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।